नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। आज जो कल हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन, उसके आगे का अध्ययन कराऊंगी। सोशलाइजेशन क्या है ये हम समझ चुके हैं। समाजीकरण, समाज में जब बच्चा पैदा होता है तो वह बायोलॉजिकल यूनिट के समान होता है। उस प्राणी शास्त्रीय इकाई को सामाजिक प्राणी बनाने की जो प्रक्रिया है वह सोशलाइजेशन कहलाती है, समाजीकरण। कल हमने पढ़ा था समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, व्यवहार प्रतिमानों को सीख जाता है और समाज के अनुकूल व्यवहार करने लगता है। यही सारी प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। आज हम अध्ययन करेंगे समाजीकरण के विभिन्न उद्देश्य। समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं? समाजीकरण के द्वारा समाज बच्चे को यह सिखाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किस किस तरह का व्यवहार करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी क्षमताओं का विकास कैसे करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करनी है। तो समाज के लिए ब्रूम एवं सेल्जनिक ने समाजीकरण के 4 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया है। वो इस प्रकार, फर्स्ट है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता आवश्यक है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियमहीन बनाने को प्रोत्साहन करती है, क्योंकि मानव को ऐसा देखा जाता है कि नियमहीन होना थोड़ा इजी होता है, पर समाजीकरण के द्वारा उसे अनुशासित और नियमबद्धता सिखाई जाती है और व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह इन सब का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करे। इसका उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सिखाना है। व्यक्ति को ये सिखाना है कि इन सामाजिक मूल्यों का पालन करना है और अपने उद्देश्य जो आपने भावी लक्ष्य बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन को यापन करना है। यह समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। आधारभूत नियमबद्धता का विकास। नेक्स्ट है आकांक्षाओं की पूर्ति। समाजीकरण के द्वारा आकांक्षाओं की पूर्ति भी की जाती है, क्योंकि अनुशासन में जब हम रहते हैं तो हम सामाजिक मूल्यों का पालन करते हैं और इन सामाजिक मूल्यों के पालन के साथ साथ हमारी आकांक्षाओं की भी पूर्ति होती है। इसके नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य भी किया जाता है। व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि तुम जो सामाजिक भूमिका निभाते हो उसको किस तरह का व्यवहार तुम्हें करना है। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है, कई लोगों के साथ व्यवहार करता है, तो समाजीकरण द्वारा यह सिखाया जाता है कि इस पद पर रहते हुए इन व्यक्तियों से बातचीत करते हुए आपको इस तरह का व्यवहार करना है। यह समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। नेक्स्ट है क्षमताओं का विकास। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। सरल समाजों में परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते थे और अनुकरण के द्वारा ही उनको सीखा जाता था और दैनिक जीवन में उनका पालन किया जाता था। लेकिन औपचारिक समाजों में, वर्तमान समाज जो कि तकनीकी समाज है या आधुनिक समाज है, उसमें शिक्षा के माध्यम से सामाजिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। यह भी समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। तो समाजीकरण के प्रमुख उद्देश्य हैं आधारभूत नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति,
सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख और क्षमताओं का विकास। अब हम पढ़ेंगे कि समाजीकरण के स्तर और प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था इसकी विशेषताओं में कि समाजीकरण एक आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है और साथ ही जीवन पर्यंत चलती है। तो समाजीकरण के विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग स्तर और सोपान बताए गए हैं, अलग अलग प्रोसेस बताया गया है। एक लुंडबर्ग ने कहा है, व्यक्ति जब समाज के साथ मिलता है तो सामाजिक व्यवहार करता है और यही प्रक्रिया समाजीकरण। तो समाजीकरण के विभिन्न सोपानों को हम यहाँ समझेंगे। फर्स्ट है मौखिक अवस्था। इसको ओरल स्टेज भी कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के समय बच्चा ना बोल पाता है ना और कोई रिएक्ट कर पाता है, तो अपनी सारी जो उसकी असुविधाएं, जो उसको पीड़ा होती है, वह मौखिक रूप से ही दूसरों पर निर्भर होता है। बच्चा अपने भोजन के समय कुछ निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है, अपनी देखभाल के लिए भी संकेत देना सीखता है। तो ये सारे जो हाव भाव है वह मुंह के द्वारा ही उसको प्रकट करे जाते हैं, इसीलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। यह इस अवस्था में बच्चा सिर्फ अपनी माँ को जानता है और उन्हीं के साथ में इंटरेक्शन करता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ और अपनी भूमिका में अंतर नहीं कर पाता। माता और शिशु मिले हुए होते हैं, इसीलिए इस स्थिति को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा है। मौखिक अवस्था जीवन की सबसे पहली स्टेज। इस स्टेज में बच्चा अपने सुख दुख को मुंह के हाव भाव के द्वारा ही प्रकट करता है, अतः इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है शौच अवस्था, एनल स्टेज। यह समाजीकरण का दूसरा स्तर है। इसमें जनरली इसमें बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आपको शौच कहाँ जाना है, टॉयलेट के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। यह हमारे समाज में 1.5-2 वर्ष से प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे को टॉयलेट का ज्ञान सिखाया जाता है, हाथ साफ करना सिखाया जाता है और भी कई सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस समय माँ की दोहरी भूमिका होती है। एक तो उसे परिवार के सभी कार्य भी करने होते हैं और बच्चे को भी धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी होती है। इसलिए इस समय माँ अपनी भावात्मक भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है इडीपल या तादात्मीकरण अवस्था। यह अवस्था 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य बन जाता है। वह अपने जेंडर में भी डिफरेंस करने लग जाता है और कई सारी बातें सीखने लग जाता है। तादात्मीकरण की स्थापना 2 रूपों में होती है। एक सामाजिक भूमिका से तादात्मीकरण और दूसरा सामाजिक समूह से तादात्मीकरण। सामाजिक भूमिका से तादात्मीकरण करने के लिए वह अपनी भूमिका को आंतरिकृत करता है और अपनी योग्यता के अनुसार भूमिका को निभाने का प्रयास करता है। तो यह अवस्था 4 वर्ष से 13-14 वर्ष तक चलती है। अवस्था है किशोरावस्था। यह प्यूबर्टी के समय से शुरू होती है, अर्थात यौवन आरंभ से शुरू होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक और बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। इस अवस्था में बच्चों के शरीर में कुछ परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन हमें दिखाई देने लगते हैं और बच्चा इस समय बड़े तनाव की स्थिति में होता है कि ना तो वो बड़ा होता है ना ही वह छोटा होता है। किशोरावस्था में बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, साथियों और अन्य लोगों के भी संपर्क में आता है और इन सब के विचारों और व्यवहारों से उसे समायोजन करना पड़ता है। तो यह समाजीकरण
किशोरावस्था है, जिसमें बालक बालिका में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। युवावस्था, युवावस्था में व्यक्ति नए पद प्राप्त करता है और उनसे संबंधित भूमिकाओं को निभाना सीखता है। जैसे उसकी शादी हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, तो वह पति, पिता, दामाद, जॉब लग जाती है, अधिकारी आदि की कई सारी परिस्थितियां धारण कर लेता है और उन्हीं के अनुरूप अपनी भूमिका भी निभाता है। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं। उस पर अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि का भार पड़ जाता है। वह ऑफिस और समाज और परिवार में बहुत सारी विभिन्न पदों और परिस्थितियों को प्राप्त कर विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन महसूस करता है। कई सारे और नए पद उसके साथ जुड़ जाते हैं। उन पदों के अनुरूप वह भूमिका निभाने लगता है। और ये देखा हमने कि समाजीकरण की प्रक्रिया मौखिक अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है। हर अवस्था में अलग अलग पद, अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग सामाजिक व्यवहार निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार को निभाता है। तो इसीलिए समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण क्या है। मेजर एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिनके द्वारा सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन वर्ड और उसकी परिभाषा, विशेषता को जानकर, देखकर, समझकर हम ये समझ चुके हैं कि इसकी मेन एजेंसीज कौन कौन सी होगी। बच्चा सबसे पहले किसका सदस्य बनता है? परिवार का। तो में सबसे पहले है फैमिली। जैसे ही बच्चा परिवार में आता है तो परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है। वे ही उसे समाज के रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथाओं एवं संस्कृति से रूबरू कराते हैं। उसे बताया जाता है कि किस तरह से व्यक्ति को अपने व्यवहार को करना चाहिए। उसे अच्छी शिष्टाचार की बातें सिखाई जाती है। उचित अनुचित में भेद करना सिखाया जाता है। नैतिकता के भाव पैदा किए जाते हैं। भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। सभी के साथ में एडजस्टमेंट सिखाया जाता है। तो परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है, जहाँ बच्चा बहुत सारी बातें सीखता है, आदर्श और मूल्यों को सीखता है, नागरिकता की जानकारी लेता है और एक समाज का सभ्य नागरिक बनता है। परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है व्यक्ति के समाजीकरण में। परिवार का परिवेश बालक के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके विचारों, दृष्टिकोणों, आदर्शों एवं मूल्यों पर परिवार की छाप अमिट होती है। नेक्स्ट है क्रीड़ा समूह, प्ले ग्रुप, जिनके साथ बच्चा खेलता है। तो समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के बाद बच्चा अधिकांश समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता है, अपने प्ले ग्रुप, अपने जिनके साथ खेलता है उनके साथ बिताता है। उनका भी उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण रोल होता है। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों को सीखता है, दूसरों के नियंत्रण में रहता है, अनुशासन पालन करना सीखता है, नेतृत्व गुणों का विकास होता है। तो रिजमैन यह मानते हैं कि खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। नेक्स्ट है पड़ोस, नेबरहुड। बच्चे के समाजीकरण पर पड़ोस का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें गांव या शहरों सभी जगह पड़ोस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पड़ोसी की निंदा, पड़ोसी की प्रशंसा, इन सब का व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। इसीलिए समाजीकरण में पड़ोस का भी महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट है नातेदारी समूह, किन ग्रुप। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित रिश्तेदार आते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे भाई ससुराल वाले, पति पत्नी, दादा दादी, देवर भाभी, जो भी हमसे जुड़े होते हैं वे हमारे नातेदारी समूह होते हैं। तो वे सब हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार को उनसे नियंत्रित मानता है और संतुलित व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के और लड़की पति पत्नी की भूमिका का निर्वाह करते हैं और धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ाते हैं। इसके माध्यम से वे नई नई परिस्थितियां धारण करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभाते हैं। तो विवाह भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण ये तो थी प्राथमिक संस्थाएं जो समाजीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार, पड़ोस, मित्र, नातेदारी समूह, हमारा मैरिज। इसके अतिरिक्त कुछ द्वितीयक संस्थाएं भी हैं जो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। शिक्षण संस्थाएं, जहां बच्चा शिक्षा लेने जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद परिवार के बाद शिक्षण संस्थाओं में ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो वहाँ अनुशासन, नीति निर्माण, नेतृत्व की भावना, ये सारी चीज़ें शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्म का बोध कराती हैं और प्रजातंत्र में कई सारे गुणों का विकास करती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती हैं। यह ईमानदारी से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। मार्क्स और वेबलिन का मानना है कि आर्थिक संस्थाएं ही व्यक्ति के जीवन और सामाजिक ढांचे को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन पर धर्म का भी गहरा प्रभाव होता है। व्यक्ति में पवित्रता, न्याय, शक्ति, सच्चरित्रता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संस्थाएं। आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन आदि व्यक्ति के विकास में योग देते हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को संस्कृति से परिचित करवाती हैं और व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, कलाओं आदि से परिचित होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यवसाय समूह। व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है और व्यवसाय के दौरान भी वह अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिससे वह और भी अनेक भूमिकाएं निभाना सीखता है। तो हमने देखा व्यक्ति के समाजीकरण में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संस्थाओं का और इसी से व्यक्ति अपना समाजीकरण कर पाता है और समाज का महत्वपूर्ण अच्छा नागरिक बन पाता है, जिससे कि वह समाज के अनुकूल आचरण करता है और समाज के विकास में भी अपना योगदान देता है। जब वह समाज के अनुकूल आचरण करेगा और समाज के अनुकूल व्यवहार करके समाज सम्मत व्यवहार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है तो समाज का भी विकास होता है और अच्छे नागरिक हमेशा समाज को अच्छी दिशा में ले जाते हैं, समाज का विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं। तो आप सब भी अच्छे नागरिक बने, अच्छे मूल्यों का
अपने अंदर विकास करें, अनुशासित जीवन जिएं, अच्छे उद्देश्यों के साथ अपना जीवन प्रारंभ करें, अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करें ताकि वे आपको अवश्य प्राप्त हो पाएं। सोशियोलॉजी को भी समझने का प्रयास करें, अच्छे सोशलाइजेशन करें, अपनों का, अपने से जुड़े लोगों का और अपने आसपास सभी का। थैंक यू वेरी मच।